नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम अपना बिहार का एस्टेट का जो पेपर सेकंड है उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को करवा रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास और फिर काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं छंद अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और फिर हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों पढ़ने के ही क्रम में हमने सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन शुरू किया था। उसमें दोस्तों सबसे पहले हमने जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई हैं, 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की, कहानी का प्लॉट शिवभूषण सहाय जी की, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की, पूस की रात प्रेमचंद्र जी की और एक कहानी चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की। ये कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। इनको दोस्तों हम पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो भी डाल चुके हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों जाइए प्लेलिस्ट में और चयनित कहानियाँ सभी 6 कहानियाँ मिल जाएँगी जो हमारे पाठ्यक्रम में बिहार स्टेट के लगी हुई हैं, उनका अध्ययन करिए। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैलाचार और त्यागपत्र। तो हमने दोस्तों सबसे पहले गोदान उपन्यास का अध्ययन किया है सबसे और पूरे विस्तार में। गोदान उपन्यास जैसा कि आप लोगों को पता है कि 36 से अधिक खंडों में विभाजित है और सभी 36 खंडों का दोस्तों हमने पूरे विस्तार के साथ में प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में पूरे विस्तार से अध्ययन किया है और अपने इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी सभी 36 भागों के आप लोगों को उपलब्ध करवाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों अभी तक तो जाइए प्लेलिस्ट में और गोदान उपन्यास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी 36 भाग हैं। तो पहले क्रम से दोस्तों हर वीडियो में भाग संख्या पड़ी हुई है। तो दोस्तों सभी भाग संख्या वीडियो देखिए पूरे विस्तार के साथ में। उसके बाद में दोस्तों हमने मैलांचल जो आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का, उसका अध्ययन शुरू किया है। उसके भी दोस्तों हमने 23 खंडों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर लिया है। आप लोगों को पता है कि 50 से अधिक खंडों में है मैलांचल उपन्यास, तो उसके हम 23 खंडों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में कर चुके हैं। आज हम दोस्तों उसके 24वें खंड का अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से पहले यही कहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मैलांचल उपन्यास के 23 खंडों का वीडियो नहीं देखा है तो पहले दोस्तों जाइए अपने इसी यूट्यूब चैनल पे और प्लेलिस्ट में मैलांचल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैलांचल आंचलिक उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के नाम से, उसमें दोस्तों पहले 23 भागों का वीडियो देखिए, उसके बाद 24वें भाग में आइए। सभी वीडियो में दोस्तों खंड संख्या पड़ा हुआ है। खंड संख्या 1, 2, 3 फिर 4 फिर 5, 6 इस तरह करके सभी दोस्तों वीडियो में खंड संख्या पड़ा हुआ है। तो उनको जाके देखिए दोस्तों, फिर 24वें भाग में आइए। तभी आप लोगों को पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा। ये पढ़ने का दोस्तों क्रम होता है। अगर कोई भी चीज़ आप शुरू से पढ़ेंगे तभी मज़ा भी आएगी और समझ में भी आएगी। बीच से कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगी और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि पहले 23 खंड देखिए। 23 खंडों का वीडियो, उसके बाद 24वें खंड से दोस्तों शुरू करिए। आज हम इस वीडियो में 24वां खंड, 25वां और 26वां खंड 3 खंडों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारा जो प्रयास है कि हिंदी विषय के लिए सभी परीक्षाएं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट का हो या फिर दोस्तों नेट जेआरएफ का हो या फिर असिस्टेंस प्रोफेसर, जो भी दोस्तों हमसे हो सकेगा उसके लिए हम प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में पूरे विस्तार के साथ में, शॉर्टकट हमने कभी तरीका अपनाया नहीं है और ना ही उस पर विश्वास रखते हैं। तो पूरे विस्तार के साथ में हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे प्रामाणिक विषय वस्तु और पढ़ाएंगे। केवल आप लोगों को इतना सहयोग करना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे दोस्तों हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमें भी उतनी ज़्यादा मज़ा आएगी। इसके बाद ये रचनाएं हम दोस्तों पढ़ेंगे। इसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा दोस्तों बोर्ड में आप लोगों को अपने हाथ से लिखवा करके पूरा विस्तार के साथ में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, इतना विस्तार से आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा होगा और पूरी प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में, कोई गाइड से नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, ये जो प्रामाणिक पाठ्य पुस्तक हैं, इनसे दोस्तों हम क्या कहते हैं पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो मतलब कि चैलेंज भी कर सके। ऐसी ही पुस्तकों से हम पढ़ते हैं और उसी से पढ़ाने में भी विश्वास करते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत बात हो गई, अब आते हैं अपने विषय वस्तु पे सीधे।
महिलांचल आंचलिक उपन्यास 24वां खंड। हाँ रे अब न जियब रे सैया, छतिया पर लोटत केस अब न जियब रे सैया। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। रोने कराहने के लिए बाकी 11 महीने तो हैं ही। फागुन भर तो हंस लो गा लो, जो जिए सो खेले फाग। दूसरा पर्व त्योहार को तो टाल भी दिया जा सकता है। दिवाली में 1-2 दीप जला दिए बस छुट्टी, लेकिन होली तो मुर्दा दिलों को भी गुदगुदी लगाकर जिलाती है। बौरे हुए आम के बाग से हवा आकर बच्चे बूढ़ों को मतवाला बना देती है। चावल का आटा, गुड़ और तेल, पुआ पकवान के इस छोटे से आयोजन के लिए मालिकों के दरवाजे पर 5 दिन पहले से ही भीड़ लग जाती है। बखार के मुंह खोल दिए जाते हैं मालिक बही खाता लेकर बैठ जाते हैं। पास में कजरोटी खुली हुई रहती है। धान नापने वाला धान की ढेरी में से धान नापता जाता है। बादर दास को 1 मन, सोनाए ततमा को 3 पसेरी सादा कागज पर अंगूठे का निशान देते जाओ। भादो महीने में यदि भादय धान चुका दोगे तो 1.5 यानी 1 मन का 1.5 मन। यदि अगहनी फसल में चुकाओगे तो 1.5 मन का 3 मन। सीधा हिसाब है। गांव के सभी बड़े बड़े किसानों का अपना अपना मजदूर टोला है। सिंह जी का ततमा टोला और पासवान टोला। दोस्तों ये याद रखिएगा कि किसका कौन सा टोला है। गांव के सभी बड़े बड़े किसानों का अपना अपना मजदूर टोला है। सिंह जी दोस्तों कौन? राजपूत टोली वाले। तो सिंह जी का दोस्तों ततमा टोला और पासवान टोला। और तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जो कायस्थ टोली वाले हैं, तहसीलदार साहब का पोलियो टोला, धानुक टोला, कुर्मी टोला और कियोट टोला। खिलावन यादव का गुआर टोला और कोयरी टोला। संथाल टोली पर किसी का खास अधिकार नहीं। तो फिर देखिए दोस्तों किसका कौन सा है। गांव के सभी बड़े किसानों का अपना अपना मजदूर टोला है। सिंह जी का कौन सा है? ततमा टोला, पासवान टोला। 2 टोले हैं सिंह जी के। और तहसीलदार साहब के 4 टोले हैं। पोलिया टोला, धानुक टोला, कुर्मी टोला, कियोट टोला। और खिलावन यादव दोस्तों जो यादव टोली के मुखिया हैं, खिलावन यादव का गुआर टोला, कोयरी टोला। और संथाल टोली पर किसी का खास अधिकार नहीं। इस बार तहसीलदार साहब को छोड़कर किसी ने मजदूरों को धान नहीं दिया। अंगूठे का निशान नहीं देंगे और धान लेंगे। बाप दादे के अमल से अंगूठे का निशान देते आ रहे हैं, कभी बेईमानी नहीं हुई। इस साल बेईमानी कर लेंगे। कालीचरण ने टीप देने को मना किया है तो कालीचरण से ही धान लो। कालीचरण ने टीप देने को मना किया है तो कालीचरण से ही धान लो। तहसीलदार को नए टीप की जरूरत नहीं, पुराने टीप ही इतने हैं कि कोई इधर उधर नहीं कर सकता। दूसरे किसानों के मजदूरों को भी तहसीलदार साहब ने इस बार धान दिया है, लेकिन कालीचरण को जमानतदार रखकर धान वसूलवा देना कालीचरण का काम होगा। धान वसूलवा देना कालीचरण का काम होगा। अरे 1.5 नहीं तो सवैया ही सही। जो भी हो, तहसीलदार के दिल में दया धर्म है। बाकी मालिक लोग तो पिशाच हैं, पिशाच। एक और लौटस बारी रे भी हुआ। फागुआ का हर एक गीत देह में सिहरन पैदा करता है। फुलिया का चुमौना खलासी जी से हो गया। फुलिया का चुमौना खलासी जी से हो गया। खलासी जी विदाई करने के लिए आए हैं, लेकिन फुलिया इस होली में जाने को तैयार नहीं हुई। खलासी जी बहुत बिगड़े, धरना देकर 4 दिन तक बैठे रहे। आखिर में रूठ कर जाने लगे। फुलिया ने रमजू की स्त्री के आंगन में खलासी जी से भेंट करके कहा था, इस साल होली नैहर में ही मनाने दो, अगले साल तो नैना मिलानी करी ले रे सैया, नैना मिलानी करी ले। अब की बेर हम नैहर रहबो, जय दिल चाहे से करी ले। दोपहर से शाम तक रमजू दास की स्त्री के घर में रहकर फुलिया ने खलासी जी को मना लिया है। होली के लिए खलासी जी ने 1 रुपया दिया है। बेचारा सहदेव मिसिर इस बार किससे होली खेलेगा। पिछले साल की बात याद आते ही फुलिया की देह सिहरने लगती है। भांग पीकर धुत था सहदेव मिसिर।
एक ही पुआ को बारी बारी से दांत से काट कर दोनों ने खाया था। अरे जात धर्म फूलिया तू हमारी रानी है, तू हमारी जाति तू हमारा तू हमारी जाति तू ही धर्म सब कुछ। बाबू को दारू पीने के लिए 1.5 रुपया दिया था और माँ को 98। रात भर सहदेव मिसिर जगा रह गया था। फूलिया की देह के पोर पोर में मीठा दर्द फैल रहा है। जोड़ जोड़ में दर्द मालूम होता है। कई बाहों में जकड़ कर मरोड़े की जोड़ की हड्डियां पटपटा कर चरक उठे और दर्द दूर हो जाए। सहदेव मिसिर को खबर भेज दो, सहदेव मिसिर को खबर भेज दे। लेकिन गांव वाले होली में सब माफ है, वह आवेगा नाराज जो है। अरे बहिया पकड़ी झकझोरे श्याम रे, फूटल रेशम जोड़ी चूड़ी, मसकी गोई चोली, भिगावल साड़ी, आंचल उड़ी जाए हो, ऐसे होरी मचायो श्याम रे। कमली की आंखें लाल हो रही हैं। पिछले साल होली के ही दिन वह बेहोश हुई थी। इस बार क्या होगा? वह बेहोश नहीं होगी इस बार डॉक्टर है, उसे बेहोश नहीं होने देगा। लेकिन सुबह से ही डॉक्टर बाहर है, रोगी देखने गया है रामपुर। कहाँ गया है रोगी देखने? रामपुर। यदि वह आज नहीं आया तो नहीं, वह जरूर आएगा। माँ ने 1 सप्ताह पहले ही निमंत्रण दे दिया है, रंग अबीर गुलाब पिचकारी। माँ, क्या है बेटी, तुम्हारा डॉक्टर आज नहीं आवेगा? क्यों, क्या बात है बेटी? मेरा जी अच्छा नहीं। ऐसा मत कहो बेटी, दिल को मजबूत करो, कुछ नहीं होगा। आजू वज्र में सहुदिस उड़त गुलाल, चारों ओर गुलाल उड़ रहा है। डॉक्टर को कोई रंग नहीं देता है। रामपुर में भी किसी ने रंग नहीं दिया। रास्ते में एक जगह कुछ लड़के पिचकारी लेकर खड़े थे, लेकिन डॉक्टर को देखते ही सहम गए। रंग नहीं, गोबर है। रंग के लिए इतने पैसे कहाँ? डॉक्टर को लोग रंग नहीं देते, वह सरकारी आदमी है, सरकारी वर्दी पहने हुए है। सरकारी वर्दी को सरकारी मतलब सरकारी वर्दी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं। यह डॉक्टर की ही गलती है। शुरू से ही वह गांव से, गांव वालों से अलग अलग रहा है। उसका नाता सिर्फ रोग और रोगी से रहा। उसने गांव की जिंदगी में कभी घुलने मिलने की चेष्टा नहीं की। लेकिन डॉक्टर को अब गांव की जिंदगी अच्छी लगने लगी है। गांव अच्छा लगने लगा है और गांव के लोग अच्छे लगते हैं। वह गांव को प्यार करता है, उसे कोई रंग क्यों नहीं देता? वह रंग में, गोबर में, कीचड़ में सराबोर होना चाहता है। अरे कोई बुरा न माने, होली है। डॉक्टर के सफेद कुर्ते पर लाल गुलाबी रंगों की छींटें छरछरा कर पड़ती हैं। फिर देखिए दोस्तों, डॉक्टर, अरे कोई बुरा न माने, होली है। डॉक्टर के सफेद कुर्ते पर लाल गुलाबी रंगों की छींटें छरछरा कर पड़ती हैं। ओ कालीचरण, बुरा मत मानिए डॉक्टर साहब, होली है। डॉक्टर मनी बैग से 10 रुपए का नोट निकाल कर कालीचरण को देता है। होली का चंदा, रंग और अबीर का चंदा, होली है, होली है, होली है। गणेश हाथ में पिचकारी लिए मौसी का आंचल पकड़कर खड़ा है। मौसी हंसकर कहती है, सुबह से ही रंग खेलने के लिए जिद्द कर रहा है। मेरी एक साड़ी को तो रंग से सराबोर कर दिया। अब जिद्द पकड़ा है कि गांव के लड़कों के साथ खेलेंगे। आओ भैया गणेश। कालीचंद गणेश का हाथ पकड़ कर ले चलता है। गणेश खुश होकर डॉक्टर पर रंग की पुचकारी से फुहारे बरसाता हुआ कालीचरण के साथ भाग जाता है। मौसी खुश है। जुग जुग जियो काली बेटा, बड़ा मस्त नौजवान है। डॉक्टर कहता है, कमली 5 बार पुछवा चुकी है। डॉक्टर कहता है, बड़ा मस्त नौजवान है। डॉक्टर कहता है, कमली 5 बार पुछवा चुकी है डॉक्टर साहब लौटे हैं या नहीं। मुझे धमकी दे गई है, आज डॉक्टर को तुम नहीं खिला सकती। आज मेरे यहाँ निमंत्रण है। ढोक ढाक झांझ मृदंग और डंप, होली फगुआ भड़ुआ और जोगीड़ा। कालीचरण का दल बहुत बड़ा है। 2 ढोल 1 ढाक है। झांझ डंप सभी अच्छे गाने वाले भी उसी के दल में है। कौन कौन है दल में दोस्तों? सुंदरलाल, सुखीलाल, देवी दयाल और जोगीड़ा कहने वाला महंथा मिडिल में पढ़ता है। पढ़ने में बड़ा तेज, दोहा कवित्त जोड़ने में उसको चांदी की चकत्ती मिली है। गांव के छोटे छोटे दल भी कालीचरण के दल में मिल गए हैं। जोगीड़ा सारा रा रा रा, जोगीड़ा सारा रा रा रा,
जोगी जी ताल न टूटे तीन ताल पर ढोलक बाजे, ताक धिना धिन धिन धिनक धिनक तिनक जोगी जी। होली है कोई बुरा न माने, होली है बरसा में गड्ढे जब जाते हैं भर, बेग हजारों उसमें करते हैं टर। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़। जोगी जी सरा जोगी जी ताल न टूटे, जोगी जी तीन ताल पर ढोलक बाजे, जोगी जी ताक धीना धिन चरखा का तो खद्दड़ पहनो, रखे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करे डकैती, बोल सुराजी होल बोली। जोगी जी सारा। सिर्फ जोगीगड़ा ही नहीं, महंथा ने नया फगुआ गीत भी जोड़ा है। बटगमनी फगुआ राह में चलते हुए गाने के लिए क्या जोड़ा? आई रे हुरिया आई फिर से आई रे, गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गुंजल भारत अमहाई रे हुरिया आई फिर से, वीर जमाहिर शान हमारो, वल्लभ है अभिमान हमारो, जय प्रकाश जैसा भाई रे हुरिया आई फिर से। होली है होली है होली। कोयरी टोले का बूढ़ा कलरू महतो कहता है, अरे डॉक्टर साहब अब क्या लोग होली खेलेंगे, होली का जमाना चला गया। एक जमाना था जबकि गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया जाता था, एकदम नंगा। उस बार राज के मैनेजर उस बार राज के मैनेजर जनसेन साहब के साथ तीन चार साहेब आए थे। काला बक्सा में आंख लगाकर छापी लेते थे। बाद में खान सामा से मालूम हुआ कि बिलेत के गजट में छापी हुआ था, एकदम नंगा। कामरेड वासुदेव भड़वा गाने के लिए कह रहे हैं, अब एक नया भड़वा हो, एकदम नया ताजा माल जर्मन वाला। ढाक धिन्ना ताक धिन्ना, अरे हो बुड़बक बभना, अरे हो बुड़बक बभना, चुम्मा लेवे में जात नहीं रे जाए, सुपति मौनिया लाए डोमनिया, मांगे पिपास से पनिया, कुआं के पानी न पाए बेचारी, दौड़त कमला के किनरिया, सोही डोमनिया जब बनली नटनिया, आँखी के मारे पिपनिया, तेकरे खातिर दौड़ ले बुढ़वा, छोड़ के घर में बभनिया, जोलहा बुथुनिया तेली तिलनिया के, पिए न छुअल पनिया, नटनी के जो बना के गंगा जमुनुआ में डुबकी लगा के नहनिया, दिन भर पूजा पर आसन लगा के पोथी पुराण बचनिया, रात के ततमा टोली के गलियन में जोत कीजी पतरा गननिया, भकुआ बमना चुम्मा लेवे में जात नहीं रे जाए, कोई बुरा न माने होली है होली है। तहसीलदार साहब की ड्योढ़ी पर पैर रखते ही डॉक्टर के मुंह पर गुलाल मल दिया गया। डॉक्टर की आंखें बंद है, लेकिन स्पर्श से ही वह समझ गया कि गुलाल किसने मला है। कमली, बसंतोत्सव की कमली। डॉक्टर याद करने की चेष्टा करता है। एक बार किसी चित्रकार का मैथिली शीर्षक चित्र किसी मासिक पत्रिका में देखा था। कौन था वह चित्रकार? डॉक्टर बेचारे के पास ना अबीर है ना रंग की पिचकारी, यह एक तरफा होली कैसी ही। लीजिए डॉक्टर बाबू अबीर लीजिए, और इस बाल्टी में रंग है। माँ बेहद खुश है आज। पिछले साल होली के दिन इसी आंगन में मातम हो रहा था, और इस साल उसकी बेटी चहकती फिर रही है। दुहाई बाबा भोलानाथ। बेचारा डॉक्टर रंग भी नहीं देना जानता, हाथ में अबीर लेकर खड़ा है, मुंह देख रहा है कहाँ लगावे। जरा अपना हाथ बढ़ाइए तो, क्यों हाथ पर गुलाल लगा दूं? आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं? चुटकी में अबीर लेकर ऐसे खड़े हैं मानो किसी की मांग में सिंदूर देना है। कमली खिलखिलाकर हंसती है, रंगीन हंसी। डॉक्टर अब पहले की तरह कमली की बोली को एक बीमार की बोली समझकर नहीं टाल सकता है। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी फैली हुई है। सामने कमली खड़ी हंस रही है। ऐसी हंसी डॉक्टर ने कभी नहीं देखी थी। वह स्वस्थ हंसी है, विकार शून्य। कमली का अंग अंग मानो फड़क रहा है। डॉक्टर अपने दिल की धड़कन को साफ साफ सुन रहा है। उसके ललाट पर आज भी पसीने की बूंदें चमक रही हैं। सामने दीवार पर एक बड़ा आईना है। डॉक्टर उसमें अपनी सूरत देखता है। ललाट पर पसीने की बूंदें मानो दूल्हे के ललाट पर चंदन की छोटी छोटी बिंदियां सजाई गई हैं। डॉक्टर को भवभूति के मालती माधव की याद आती है। होली को पहले मदन महोत्सव कहा जाता था। आम की मंजरियों से मदन की पूजा की जाती थी। इसी मदनोत्सव के दिन माधव और मालती की आंखें चार हुई थी, और दोनों प्रेम की डोरी में बंध गए थे। जहां राधे श्याम खेले होरी,
डॉक्टर अबीर की पूरी झोली कमली पर उलट देता है। सिर पर लाल अबीर बिखर गया, मुंह पर, गालों पर और नाक पर। कहते हैं सिंदूर लगाते समय जिस लड़की के नाक और सिंदूर झड़कर गिरता है वह अपने पति की बड़ी दुलारी होती है। क्या दोस्तों कहते हैं? कहते हैं सिंदूर लगाते समय जिस लड़की के नाक पर सिंदूर झड़कर गिरता है वह अपने पति की बड़ी दुलारी होती है। ऐसी मचायो होरी हो कनक भवन में श्याम मचायो होरी। तो दोस्तों ये था क्या कहते हैं मैलांचल उपन्यास का 24वां खंड। अब इसके दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे 25वां खंड। अब दोस्तों हम देखेंगे 25वां भाग मैलांचल उपन्यास का 25वां खंड। बावन दास आजकल उदास रहा करता है। दासी जी चुन्नी गुसाई का क्या समाचार है? रात में बालदेव जी सोने के समय बावन दास से बातें करते हैं। चुन्नी गोसाई तो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बालदेव जी आश्चर्य से मुंह फाड़कर देखते ही रह जाते हैं। बालदेव जी भाई अचरज की बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। याद है दास जी चन्नन पट्टी की सभा, तिवारी जी का लेक्चर और तनुकलाल का गीत याद करके आज भी रोवा कलप उठता है। गंगा रे जमुना की धार, लेकिन भारत माता अब भी रो रही है बालदेव। बावन दास को नींद आ रही है। बालदेव जी चमक उठते हैं। भारत माता अब भी रो रही है? अरे क्या कहता है बावन दास? बावन दास करवट लेते कहता है बिलायती कपड़ा के पिकेटिंग के जमाने में चान मल सागर मल के गोला पर पिकेटिंग के दिन क्या हुआ था सो याद है तुमको बालदेव? चान मल मड़बाड़ी के बेटा सागर मल ने अपने हाथों सभी वोल्टियरों को पीटा था। जेल में वोल्टियरों को रखने के लिए सरकार को खर्चा दिया था वही सागर मल आज नरपत नगर थाना कांग्रेस का सभापति है। और सुनोगे, दुलार चंद कापरा को जानते हो ना? वही जुआ कंपनी वाला एक बार नेपाली लड़कियों को भगा कर लाते समय जो जोगबनी में पकड़ा गया था वह कटहा थाने का सेक्रेटरी है। भारत माता और भी जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को आश्चर्य होता है। वह बावन दास से बहस करना चाहता है लेकिन बावन तो खर्राटा लेने लगा। बालदेव जी के समझ में कोई बात नहीं आ रही। भारत माता जार बेजार हो रही है। बावन दास, चुन्नी गोसाई और बालदेव तीनों ने एक ही दिन इस संसार के माया मोह को त्याग कर सूराजी में नाम लिखाया था। गृहस्थ चुन्नी गोसाई 4 बीघे जमीन, 2-4 आम कटहल के पेड़, एक गाय और 2 छोटे छोटे लड़कों का एकमात्र अभिभावक, स्वभाव से धर्म भीरू। चंदन पट्टी में सभा देखने गया। तिवारी जी ने भाखन दिया और तनुकलाल ने गीत गाया। सभी रोने लगे। चुन्नी दास के मन का मैल भी आंसुओं की धारा में बह गया। उसी दिन सूराजी में नाम लिखा गया। चरखा, करघा, झंडा, तिरंगा और खद्दर को छोड़कर सभी चीजें मिथ्या हैं। सुदेशी बाना विदेशी बैकाठ। अरे देशवा के सब धन धान विदेशवा में जाए रहे। महंगी पड़त हर साल कृषक कुलाए रहे। दुहाई गांधी बाबा अकेले क्या करें? देश के हर एक आदमी का कर्तव्य है। का करें गांधी जी अकेले? तिलक परलोक बसे कवन सरोजनी के आस अबहीं परदेस रही। दुहाई गांधी बाबा, चुन्नी दास को अपने शरण में ले लो प्रभु। विदेशी कपड़ा, बैकाठ, नीमक कानून, जेल, गांजा दारू छोड़िए प्यारो भाइयों। जेल, व्यक्तिगत सत्याग्रह जेल, 1942 जेल, सब मिलकर 10 बार जेल यात्रा कर चुका है चुन्नी गोसाई। और वह सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बावन दास, पूर्व जन्म का फल और सृजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड, थाइमस और प्यूटरी ग्लैंड के हेरफेर, 1.5 हाथ की ऊंचाई, सांवला रंग, मोटे होंठ, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली मोटी भौड़ी आवाज, ऊंचाई के हिसाब से आवाज 10 गुना भारी, अजीब चाल, मानो लुढ़क रहा हो, अज्ञात कुलशील, जन्मजात साधु, जिस ओर होकर गुजरता लोगों की निगाहें बरबस अटक जाती। फिर ताज्जुब की हंसी मुस्कुराहट, पीछे पीछे बच्चों का हुजूम, तमाशा, कुत्ते भौंकते, इंसान हंसते, गर्भवती औरतें छिप जाती अथवा छिपा दी जाती। और जब भगवान ने उसे चलता फिरता तमाशा ही बनाकर भेजा है
लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं लेते हैं, तो क्यों न वह पारिश्रमिक मांग ले। दे दे मैया कुछ खाने को, भगवान भला करे। सीताराम सीताराम। चंदन पट्टी की उस सभा में तिवारी जी के भाखन और तनुकलाल के गीत ने इस 1.5 हाथ के आदमी को ही झकझोर दिया था। ना जाने पूर्व जन्म के किस पाप का फल भोग रहा हूँ। क्या होगा यह शरीर रखकर। चढ़ा दो गांधी बाबा के चरण में, भारत माता की खातिर। अरे देशवा की खातिर मजहरूलक भैले फकीरवा से दी भैले राजेंद्र प्रसाद देशवासियों। और वह तो फकीर ही है। चुन्नी गोसाई ने नाम लिखा लिया, मेरा भी नाम लिख दिया जाए। राम किशुन बाबू की स्त्री उसे देखते ही चिल्ला उठी थी, भगवान बावन भगवान। उन्होंने पूर्णिया आने के लिए कहा था। सीताराम सीताराम, वंदे मातरम वंदे मातरम। जिले की राजनीति के जनक राम किशुन बाबू के बंगले पर, जिले की राजनीति के जनक दोस्तों कौन है? राम किशुन बाबू के बंगले पर वह जिस समय हाजिर हुआ उस समय पुलिस की लौरी खड़ी थी, दरोगा साहब इंतजार कर रहे थे। राम किशुन बाबू अपना आभा रानी को जरूरी हिदायतें दे रहे थे। वंदे मातरम, तुम ही आओ, आमार जन्ने भेबोवना। ओई याखो भगवान आमार काछे निजई ऐसे गए छन। आभा रानी की आंखें आनंद से चमक उठी थी। आभा रानी ने बावन दास को भगवान छोड़कर किसी दूसरे नाम से कभी नहीं पुकारा। कुछ दिनों बाद आभा रानी भी गिरफ्तार हुई। कौन हुई गिरफ्तार दोस्तों? आभा रानी। आभा रानी भी गिरफ्तार हुई। बावन भी पकड़ा गया। पुलिस ने एकाटा डंडा लगाकर उसे भगा देना चाहा, पर पहले ही डंडे की चोट को आभा रानी ने झपट कर अपने शरीर पर ले लिया तो पुलिस के पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई। आमार भगवान के मारो ना। खून से लथपथ खादी की सफ़ेद साड़ी, पत्थर को भी पिघला देने वाली करुणा से भरी बोली, आमार भगवान। बावन के पूर्व जन्मों के सारे पाप मानो अचानक ही पुण्य में बदल गए। सूखे ठूंठ में नई कोपल लग गई। उसके मुंह में मोटी आवाज निकली थी, माँ माँ। महात्मा गांधी जी भी आभा रानी को माँ ही कहते थे। तो महात्मा गांधी दोस्तों आभा रानी को किसको माँ कहते थे? आभा रानी को। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे, कब आए थे दोस्तों? 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे, साथ में राम किशुन बाबू, आभा रानी और बावन दास। बावन दास के बिना आभा रानी एक डग भी कहीं नहीं जा सकती। गांधी जी हंसकर बोले थे, माँ तुम्हारे भगवान से ईर्ष्या होती है। दंतहीन पोपले मुंह की वह पवित्र हंसी बच्चों की हंसी जैसी। फुलकाहा बाजार, लाखों की भीड़, ऊंचा मंच, महात्मा गांधी की जय, रह रहकर आकाश हिल उठता है। जय, फिर आकाश हिलता है। रेलम पेल, पुष्प वृष्टि, चरण धूलि, सीटी स्वयंसेवक, कार्डन डालो घेरा घेरा। मंच पर आगे आगे राम किशुन बाबू, आभा रानी के कंधे का सहारा लिए गांधी जी। मंच में दोस्तों आगे आगे राम किशुन बाबू, आभा रानी के कंधों का सहारा लिए गांधी जी। वही गांधी जी जय जय जय। आभा रानी हाथ का सहारा देकर फिर किसी को मंच पर चढ़ा रही है। कौन है वह? अरे बावन दास, बवना। गांधी जी की तर्जनी से सबों को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। लाखों की भीड़ में बावन दास बजड़ी बजाकर गाता है, एक राम नाम धन सांचा, जग में कछु न बाँचा हो। आवाज दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन बावन दास 1.5 हाथ ऊंचा यह जहर आदमी कितना बड़ा हो गया। महात्मा जी भीख मांगते हैं, हरिजनों के लिए दान दीजिए। रुपए की थैली, सोने की अंगूठी, चैन बुतार, हार कंगन, अठन्नी चवन्नी दुअन्नी एकन्नी, पत्थर का टुकड़ा, किंतु सब कुछ देकर भी बावन दास से बड़ा होना असंभव। बावन दास को मानो कुबेर का भंडार मिल गया। ठूंठ के कोपल नौपल्लो हो गए बापू। 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के तूफानी दौरे पर आए हैं। बावन दास को देखकर ताजुब की मुद्रा बनाकर कुछ देर तक देखते ही रह गए। फिर ललाट पर बल और नाक पर अंगुली डालते हुए गांगुली जी से अंग्रेजी में बोले, आई रिमेंबर दी नेम ऑफ दैट बुक। मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा। किंग ऑफ दी गोल्डन रिवर, गांगुली जी ने छूटते ही जवाब दिया। फिर दोनों एक ही साथ हंस पड़े।
अब बावनदास भजन ही नहीं गाता, व्याख्यान देना भी सीख गया है। वह बोलने को उठता है, माइक स्टैंड काफ़ी ऊंचा है, ऑपरेटर हैरान है। जल्दीबाजी में वह क्या करे, कभी ऊंचा कभी नीचा करता है। फिर भी बावनदास से काफ़ी ऊंचा है माइक स्टैंड। नेहरू जी बड़ी फुर्ती से उठकर जाते हैं, माइक खोलकर हाथ में ले लेते हैं, झुक कर बावनदास के मुंह के पास ले जाते हैं। बोलिए। जनता हंसती है, बावन जरा घबरा जाता है। नेहरू जी मुस्कुरा कर उसके गले में माला डाल देते हैं। बोलिए। प्रेस रिपोर्टरों के कीमती कैमरों के बटन एक साथ क्लिक क्लिक कर उठते हैं। नेशनल हेरेल्ड के मुख पृष्ठ पर बड़ी सी तस्वीर छपी थी। बावनदास के गले में माला है, नेहरू जी हाथ में माइक लेकर झुके हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीर के ऊपर लिखा था, माइक ऑपरेटर नेहरू, अगस्त 1942 कचहरी पर चढ़ाई। धाएं धाएं पुलिस हवाई फायर करती है, लोग भाग रहे हैं। बावनदास ललकारता है, जनता उलट कर देखती है। 1.5 हाथ का इंसान सीना ताने खड़ा है। बम्बई से आई आवाज़, जनता लौटती है। बावनदास पुलिस वालों के पाँवों के बीच से घेरे के उस पार चला जाता है और विजयी तिरंगा शान से लहरा उठता है, महात्मा गांधी की जय। बावन को गांधी जी भी जानते हैं, नेहरू जी जानते हैं और राजेंद्र बाबू भी पहचानते हैं। प्रांत भर के लीडर और राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं। कैंप जेल में सुपरिटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ कैदियों ने सामूहिक अनशन किया था। अंत तक बावनदास और चुन्नी गोसाई ही टिके रहे थे। 25 दिन का अनशन। रदरफोर्ड और आर्चर ने इन दोनों को देखने मांगा था। गांधी जी की कठोर परीक्षा में, सत्य की परीक्षा में, सत्याग्रह की परीक्षा में खरे उतरने वाले 2 कुरूप और भद्दे इंसान। सुराजी में नाम लिखने के बाद सिर्फ 2 बार बावन को माया ने अपने मुंह जाल में फंसाने की कोशिश की थी। दोनों बार वह चेत गया था। मोह फांस में फंसते फंसते वह बच गया था। महात्मा गांधी की कृपा। एक बार राम किशन बाबू ने सिमर बनी में से मुठिया में वसूल हुआ चावल लाने को भेजा। क्या हुआ दोस्तों, एक बार राम किशन बाबू ने सिमर बनी से मुठिया में वसूल हुआ चावल लाने को भेजा था। चावल बेचकर रुपया ले आना, 5 रुपये 3 आने। लौटती बार सिमराहा स्टेशन बाजार में जगमोहन शाह की दुकान पर वह दही चूड़ा खाने गया था। जगमोहन शाह जलेबियां छान रहा था और सहुआइन जलेबियों को रस में डुबो रही थी। बावनदास के मन में बहुत देर तक रस में डूबी जलेबियां चक्कर काटती रही। पथराहा के फागू बाबू ने अपने बाप के श्राद्ध में कंगाल भोजन कराया था। 1 युग हो गया, बावनदास ने फिर जलेबी नहीं चखी। आखिर बावनदास ने दही चूड़ा पर 2 आने की जलेबियां ले ली, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद उसे अचानक ज्ञान हुआ, उसकी आंखों के आगे से माया का पर्दा उठ गया। ये पैसे मुठिया उसकी आंखों के सामने गांव की औरतों की तस्वीर नाचने लगी। हांडी में चावल डालने के पहले परम भक्ति और श्रद्धा से 1 मुट्ठी चावल गांधी बाबा के नाम पर निकाल कर रख रही है। कूट पीसकर जो मजदूरी मिली है, उसमें से 1 मुट्ठी, भूखे बच्चों का पेट काट कर 1 मुट्ठी, और बावन ने उस पैसे से अपनी जीभ का स्वाद मिटाया। तपभ्रष्ट, दुहाई गांधी बाबा क्षमा करो। बावन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे और वह कंठ में अंगुलियां डालकर काय करता जाता था, सीताराम सीताराम। 2 दिनों का उपवास, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित। राम किशन बाबू ने बहुत समझाया। आभा रानी परोसी हुई थाली लेकर सामने बैठी रही, लेकिन बावन ने उपवास नहीं तोड़ा। माँ, इस अपवित्र मन को दंड देने से मत रोको। अशुद्ध आत्मा मुझे बाबा की राह से डिगा देगी। माया का दूसरा फंदा। नमक कानून तोड़ने के समय श्रीमती तारावती देवी पटना से आई थी। कौन आई थी दोस्तों? तारावती देवी पटना से आई थी। उनकी बोली में मानो जादू था। वह वहाँ जहाँ जाती, लोग उनके भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते। जवान औरत सिर पर घूंघट नहीं, भगवती दुर्गा की तरह तेजी से जल करती है। सरकार को पानी पानी कर देती है। मुट्ठी भर अंग्रेजों को हम नाच नचा देंगे। गोली सोली और फांसी का डर नहीं, पुलिस दरोगा डर से थर थर कांपते हैं।
अंग्रेजों के जूठे पत्तल चाटने वाले ये हिंदुस्तानी कुत्ते, जरूर उसमें भगवती का अंश है। सभा खत्म होने के बाद उनके निवास स्थान पर भी भीड़ लग जाती है। बहुत सी बांझ निपुत्तर औरतें चरण धूलि लेने आती हैं। भगवती उनके खाने पीने और आराम करने के समय भी लोग जमे रहते थे। आखिर स्वयंसेवकों के पहरे का प्रबंध करना पड़ा था। एक दिन चंदन पट्टी आश्रम में दोपहर को तारावती जी, तो देखिए दोस्तों, एक दिन चंदन पट्टी आश्रम में दोपहर को तारावती जी बिछावन पर आराम कर रही थी। सामने के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के इस पार ड्यूटी पर बावनदास। फागुन की दोपहरी, आम की मंजरियों का ताजा सुवास लेकर बहती हुई हवा पर्दे को हिला हिलाकर अंदर पहुंच जाती थी। तारावती जी की आंखें लग गईं। बावन ने हिलते डुलते पर्दे के फाक से यूं ही जरा झांक कर देखा था। उसका कलेजा धक कर उठा था, मानो किसी ने उसे जोर से पीछे की ओर धकेल दिया हो। धीरे धीरे पर्दे को हिलाने वाली फागुन की आवारा हवा ने बावन के दिल को भी हिलाना शुरू कर दिया। बावन ने एक बार चारों ओर झांक कर देखा, फिर पर्दे के पास खिसक गया। झांका, चारों ओर देखा और तब देखता ही रह गया, मंत्रमुग्ध सा। चारों ओर देखता रहा और मंत्रमुग्ध सा। क्या देखा दोस्तों? पलंग पर अलसाई सोई जवान औरत, बिखरे हुए घुंघराले बाल, छाती पर से सरकी हुई साड़ी, खद्दर की खुली हुई अंगियां, कोकटी खादी के बटन, आश्रम की फुलवारी का अंग्रेजी फूल गम फोड़ना। पांचू राउत का बकरा रोज आकर टप टप फूलों को खा जाता है। बावन डके के पैर थरथराते हैं। यह आगे बढ़ा चाहता है, वह जानता है। वह इस औरत के कपड़े को फाड़ कर चित्थी चित्थी कर देना चाहता है। वह अपने तेज नाखूनों से उसके देह को चीर फाड़ डालेगा। वह एक चीख सुनना चाहता है। वह अपने जबड़ों से पकड़कर उसे झकझोरेगा। वह मार डालेगा इस जवान गोरी औरत को। वह खून करेगा। अये, सामने की खिड़की से कौन झांकता है? गांधी जी की तस्वीर। दीवार पर गांधी जी की तस्वीर, हाथ जोड़कर हंस रहे हैं बापू। बाबा धधकती हुई आग पर एक घड़ा पानी। बाबा छिमा 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 2 घड़े पानी। दुहाई बापू, पानी पानी पानी, शीतल जल ठंडक। बावन आंखें खोलता है। राम किशुन बाबू पानी की पट्टी दे रहे हैं। माँ पंखा झल रही है। गांगुली जी चुपचाप खड़े हैं और घबराई हुई तारावती कह रही है, चीख सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा यह धरती पर छटपटा रहा है। दूसरे दिन आभा रानी 1 गिलास टमाटर का रस देते हुए बोली थी, भगवान आज थे कि तुम्हारे रोज 1 गिलास यही रस, आर रात्रे दूध खेते हवे। लेकिन बावन तो 7 दिनों का उपवास व्रत ले चुका था। आत्मशुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, प्रायश्चित। आभा रानी ने गांगुली के पास जाकर धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। गांगुली जी, आप माँ को समझा दीजिए, मैं व्रत तोड़ नहीं सकता। कल माया ने, गांगुली ने हंसते हुए आभा रानी से कहा था, भगना वेर व्रतभंग हउबा असंभव, कारण गुरुतर। तब आपनार भाग्य भालो जो बेचारा के सूरदा शेर कथा मने पड़े नी नैले एतखन आर भगवा नेर चोख थाक तो भगवान का व्रत भंग होना संभव है। आपका भाग्य अच्छा है कि उन्हें सूरदास की बात याद नहीं आई, वरना अब तक भगवान की आंखें नहीं रहती। आभा रानी अवाक होकर गांगुली जी की ओर देखती रह गई थी कि जानी बापू, देवताओं और मंदिरों के नगर बनारस में रहकर भी आभा रानी को सबसे पहले अपने भगवान की याद आती है। कभी कभी गांगुली जी के नाम मनी आर्डर आता है, भगवानेर कापड़ेर जन्य, भगवानेर दूधेर जन्य। और वही बावनदास कहता है, भारत माता जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को लक्ष्मी दासिन की याद आती है, वह भी रो रही थी। लेकिन कालीचरण, सोशलिस्ट पार्टी। बालदेव निराश नहीं होगा, उसे नींद नहीं आ रही, बहुत खटमल है। हाँ, वह कल बावनदास से पूछेगा, यदि घर में खटमल ज्यादा हो जाए तो क्या घर में ही आग लगा देनी चाहिए? तो दोस्तों ये था 25वां भाग। ये दोस्तों था 25वां भाग मैलांचल उपन्यास का। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में 26वां भाग देखेंगे। 25वां खंड अभी तक हमने देखा, अब अगले वीडियो में दोस्तों हम 26वां खंड देखेंगे मैलांचल उपन्यास का।
तब तक आप लोग दोस्तों चैनल में बने रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई हैं सभी 6 कहानियों का अध्ययन करिए पूरे विस्तार के साथ में। गोदान उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ उसका पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करिए सभी 36 भाग का, और मैलांचल उपन्यास के 25 खंडों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल से, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।